नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी कोने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अब नए हरमुज़ में हिंदुस्तानी जहाज़ों पर अमरीकी हमलों पर हिंदुस्तान शदीद बरहम। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब करके हवाले किया समन। ये मेरी नहीं, जमहूरियत और आइन की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर मीनाक्षी नटराजन का रद्द-ए-अमल। कहा, यह जमहूरियत और आइन के लिए एक धक्का है। नटराजन के मामले पर खरगे की तशवीश। कहा, मोदी ने अपने आदमी बिठा रखे हैं। आईनी इदारों को यरगमाल बनाकर जमहूरियत को तबाह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा का रद्द-ए-अमल। मैं तृणमूल के साथ रहूंगा। पेट्रोल पंप पर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल मिलेगा। नया हुक्मनामा जारी। अवाम में तशवीश। स्टैंड अप कॉमेडी में 370 रुपए की बिरयानी और डाइट का मामला बड़ी बहस में तब्दील। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कहा, स्टैंड अप कॉमेडी शोज की कड़ी निगरानी नागुज़ीर। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। आबनाए हरमुज़ में हिंदुस्तानी जहाज़ों पर अमेरिका के मुसलसिल हमलों पर शदीद बरहम हिंदुस्तान ने आज अमेरिकी सफ़ीर को समन जारी करते हुए अपनी नाराज़गी जताई। दफ्तर खारजा की जानिब से समन जारी किया गया और अमेरिका से हिंदुस्तानी जहाज़ों पर बिलाइश्तियाल फायरिंग पर जवाब तलब किया गया। इस सिलसिले में आज अमेरिकी सफ़ीर को बाज़ाब्ता दफ्तर खारजा तलब करते हुए ये समन जारी किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तीसरी बार ओमान के साहिल पर हिंदुस्तानी जहाज़ को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी अमरीकी फोर्सेस ने आबनाए हरमुज़ की गुज़रगाह के पास हिंदुस्तानी जहाज़ को निशाना बनाया था, जिसमें अमले के 3 अरकान की मौत वाक़ई हुई थी। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसे ज़ाब्ते में लाने के लिए ज़रूरी अशिया एक्ट 1955 के तहत नया हुक्मनामा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी गाड़ी या शख्स को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा। नए ज़ाब्ते से तवील और दरमियानी दूरी के मालबरदारी ट्रकों पर असर पड़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की जानिब से जुमेरात की देर रात जारी नोटिफिकेशन में रिटेल सेल सेंटर्स को हिदायत दी गई है कि वो डीजल की फ़रोख्त सिर्फ गाड़ियों के टैंक या पीज़ो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूर शुदा कंटेनर ही करेंगे। एक दिन में एक गाहक या गाड़ी को 200 लीटर से ज़्यादा डीजल फ़रोख्त नहीं करेंगे। ऐसे ग्राहकों के लिए भी डीजल की दोबारा फ़रोख्त की मुमानियत होगी। हुक्मनामे में फ़िलहाल पेट्रोल की रिटेल फ़रोख्त की कोई हद मुक़र्रर नहीं की गई है, लेकिन मुस्तक़बिल में ऐसा करने की गुंजाइश रखी गई है। उधर वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी ने दावा किया है कि आलमी बहरान के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दूरंदेशी और समझबूझ के बाद हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के बहरान पर काबू पाया गया है। उनका कहना था कि मुस्तक़बिल की संगीन हालात के मद्देनज़र डीजल की फ़रोख्त में हद लगाई गई है और इससे बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बताता हूं। देखिए, ग्लोबल ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, उसको ना आप ना मैं ना कोई हम में से कंट्रोल कर सकता। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध होना है, उसके क्या कारण है, उसके बाद आपके पास कंट्रोल नहीं है। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है। अगर युद्ध होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, या होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चाहे कहीं और होता है, उसका इंपैक्ट, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे तो पड़ेगा। देखिए किस तरीके से मोदी जी ने इसको हैंडल किया है। पिछले 100 दिन से ये युद्ध चल रहा है। जहां तक मुझे याद है 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना और आज 10 जून, तो 90 + 10 100 दिन से ज्यादा हो गया दौरान। आप ये मान के चलिए, अब स्ट्रेन हुआ है। कई जगह लोगों ने इस अनसर्टेनिटी का, अरे कोई सप्लाई डिसरप्ट, उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। अगर डीजल और का कमर्शियल रेट और पर्सनल यूज के डीजल में अगर 40 रुपए लीटर का फर्क होगा तो उसमें लोग कुछ डाइवर्जन भी करेंगे। बट ओवरऑल देश में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप्स और डिस्पेंसिंग स्टेशंस हैं। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हैं 88,000, वहां तो कहीं बिकना बंद नहीं हुआ।
बाकी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी, उनकी रिफाइनरी में कोई कमी थी, बाकी भी जो है मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप दुनिया भर में किसी और देश के साथ कंपेयर कर लीजिए, जापान के अलावा वी हैव द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल एंड गैस प्राइसेस इन द वर्ल्ड। और कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का जो बजट पर इंपैक्ट है, एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पे और पेट्रोल पे पर लीटर 10 रुपए कम हुई है, उसका उन्होंने इंपैक्ट लिया। दुनिया भर में अगर आप 2022 तक जाते हैं, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, उस समय से कीमतें कम हुई हैं। पहली बार हमने इंक्रीज किया था 4 साल पहले 2022 फरवरी में, उसके बाद कम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया। नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी कुछ दिन पहले। तो एक ऐसे व्यक्ति, मैं समझता हूं कि आई कांट थिंक ऑफ एनी कंपेरेबल ग्लोबल लीडर हु हैज पुट एवरीथिंग, all resources to ensure that the common man is insulated from the global turmoil. इसलिए मैं उनको फुल मार्क्स देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राज्यसभा नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी खारिज होने के बाद कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन ने सख्त रद्देमल जाहिर करते हुए कहा, यह उनकी जाती नाकामी नहीं बल्कि जमहूरियत और हिंदुस्तान के आइन के लिए एक धक्का है। इन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया, इंतखाबी इदारा गैर जानिबदाराना अंदाज में काम नहीं कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वो शुरू ही से इलेक्शन कमीशन के रवैये पर एतराज़ करती रही हैं। उनका कहना था कि जब कांग्रेस के नुमाइंदे इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे तो उन्हें 38 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर समाअत की और फैसला सुनाया, लेकिन इस पूरे मामले ने कई अहम सवालात को खड़ा किया है। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, उनको जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे एक उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मोदी के इशारों पर नटराजन का पर्चा मुस्तरद किया गया। इन्होंने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि बीजेपी ने मुल्क के सारे आईनी इदारों को यरगमाल बना रखा है। This is my 13th election and the Congress party has given me an opportunity to serve the people. I am also grateful to Srimati Sonia Gandhi ji. She is given me an opportunity to serve the people, and I am very proud of my party and my people. And I also congratulate all the Congress party workers who supported me, who helped me, and particularly during my MLA period and also Parliament and also in Rajya Sabha. So really I am thankful to the people of Karnataka and also the people of my party and all of you, because you all cooperated with me so that I can survive the longest serving a public representative. Thank you. Sir, Supreme Court ने मीनाक्षी नटराजन केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो दखल अंदाज नहीं करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। सर, मीनाक्षी नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है सर कि वो दखल अंदाज नहीं करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये
केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे। और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामान कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में ऑपरेशन लोटस के जरिए ममता बनर्जी की क़यादत वाली पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताहम अब तक इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर इख्तलाफात और इस्तीफाओं के बाद सियासी हलचल जारी है। कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक पोस्ट में कहा, राज्यसभा के रुकने प्रकाश चकब्राइक के इस्तीफे, बीजेपी के रहनुमा निशिकांत दुबे की रिहाइशगाह के बाहर बाज रहनुमाओं की सरगर्मियों, मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव की रिहाइशगाह पर बागी अरकान की मुलाकातों और शुभेंदु अधिकारी की बात तृणमूल रहनुमाओं से मुलाकातों को अलग अलग वाक़यात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक ये तृणमूल कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस में बगावत और 20 अरकान पार्लियामान के पार्टी छोड़े जाने की बातों के बीच पहली बार रद्देमल जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि इन मुश्किल हालात में ममता बनर्जी को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी के साथ हूं और साथ रहूंगा। नमस्कार, आपको ज्यादा पता होगा तृणमूल कांग्रेस में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक हो जाने की संभावना है, ये सब आपको पता होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। आप तो सर हमेशा से बागी जाने जाते हैं, आप लीग से हट करके काम करते हैं। जहां एक तरफ तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, पार्टी फंक्शनरीज के ऊपर, टॉप लीडरशिप पर कांग्रेस में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लगभग 20 सांसदों ने एक नया गुट बना लिया है। क्या इन बागी सांसदों ने आपको अप्रोच किया था कि आप भी आ जाइए, अब हम एनडीए के फ्रैक्शन को सपोर्ट करने वाले, हम अलग सिटिंग कैपेसिटी की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग किसी डर और भय की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है एजेंसीज के दबाव की वजह से जा रहे हों, ईडी, सीबीआई, या कुछ लोगों का अपना केस हो सकता है, या अपने कारनामे होंगे जिनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। मुझे फिलहाल उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ही हैं, और अपने ही हैं तो दोस्त हैं, अपने सहयोगी रहे, अपने कलीग्स रहे। और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में 370 रुपए की बिरयानी से मुताल्लिक सुनाया गया एक किस्सा अब बड़ी बहस में बदल चुका है। दिल्ली के करीब गुरुग्राम के 23 साला हिमांशु जांगड़ा उस वक्त खबरों में आए जब कॉमेडियन परनीत मोरे की शो की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में हिमांशु अपनी एक डाइट का जिक्र करते हैं, जिसके बाद उनके तबसरों को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इस तनाज़े ने यह सवाल भी उठाया कि क्या किसी रोमानवी ताल्लुक़ में ख़वातीन की रजामंदी को डेट पर किए जाने वाले अखराजात से जोड़ना दुरुस्त है। ये मामला इतना बड़ा कि हिमांशु को अपनी मुलाजिमत से भी हाथ धोना पड़ा। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर शदीद बहस शुरू हो गई।
नाक़िदीन का कहना था कि हिमांशु के तबसरे इस सोच की अक्कासी करते हैं कि डेट पर खर्च किए गए पैसे के बदले ख़वातीन से तौक़ुआत पैदा हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इसे ख़वातीन के हवाले से एक तशवीशनाक और हक़ जताने वाले रोने के तौर पर एक देखा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने यहाँ तक कह दिया है कि अब स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ पर पाबंदी नागुज़ीर हो गई है। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है, और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए सभी लोग कम से कम जो डिग्निटी के मिनिमम पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी करे, ऐसा मुझे लगता है। मला असं देतो, हिंदी भी देतो, मला असं वाटतं की आपल्याकडे अभिव्यक्तीचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीला भारताच्या संविधानाने दिलाय, पण त्याच वेळी अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे स्वैराचारामध्ये बदलू नये अशा प्रकारची अपेक्षा देखील भारताच्या संविधानाने व्यक्त केली आहे। आणि ज्यावेळी सामाजिक मर्यादा तोडून आपण अभिव्यक्ती करतो त्यावेळी इतरांचं जे स्वातंत्र्य आहे, जे इतरांना डिग्निटीनी राहण्याचं स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेलं आहे त्या स्वातंत्र्यावर आपण अतिक्रमण करतो। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे। स्टँड अप कॉमेडियन्सला तर आहेच, मी स्वतः स्टँड अप कॉमेडी खूप मोठ्या प्रमाणात ऐकतो, मनोरंजनाचं साधन आहे, पण ते होत असताना मर्यादा काय आहेत या देखील आपण पाहिल्या पाहिजेत। समाजातल्या इतर लोकांच्या डिग्निफाईड जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर कोणीच अतिक्रमण करू नये अशा प्रकारची माझी अपेक्षा आहे। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए तैयार इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे में जुमे के रोज इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परवाज से ऐन कबल तैयारे के बैतुलखला में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ बरामद हुआ। सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन कार्रवाई करते हुए तैयारे को परवाज भरने से रोक दिया और पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए तकरीबन 180 मुसाफिरों को लेकर रवाना होने वाली इंडिगो फ्लाइट को एप्रेन पर ही रोक दिया गया। इसके बाद तैयारे की गहराई से जांच की गई। इस वाक़े की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने तैयारे के हर हिस्से की बारीकी से जांच की। तलाशी के दौरान किसी भी तरह का मुश्तबा या धमाका खेज मवाद नहीं मिला। तलाशी में कुछ भी बरामद न होने से लोगों ने राहत की सांस ली। पूरी जांच मुकम्मल होने के बाद अफसरान ने इस मामले को यानी बम की झूठी खबर करार दिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अब नए हरमुज़ में हिंदुस्तानी जहाज़ों पर अमरीकी हमलों पर हिंदुस्तान शदीद बरहम। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर को तलब करके हवाले किया समन। ये मेरी नहीं, जमहूरियत और आइन की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर मीनाक्षी नटराजन का रद्द-ए-अमल। कहा, यह जमहूरियत और आइन के लिए एक धक्का है। नटराजन के मामले पर खरगे की तशवीश। कहा, मोदी ने अपने आदमी बिठा रखे हैं। आईनी इदारों को यरगमाल बनाकर जमहूरियत को तबाह करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा का रद्द-ए-अमल। मैं तृणमूल के साथ था, रहूंगा। पेट्रोल पंप पर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल मिलेगा। नया हुक्मनामा जारी। अवाम में तशवीश।
स्टैंड अप कॉमेडी में 370 रुपए की बिरयानी और डाइट का मामला बड़ी बहस में तब्दील। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कहा, स्टैंड अप कॉमेडी शोज की कड़ी निगरानी नागुज़ीर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।